So now moving on to section number 10. सेक्शन नंबर 10 में क्या है कि एवरी स्पेसिफिकेशन, कोई भी स्पेसिफिकेशन हो वो किससे स्टार्ट होगी? टाइटल। टाइटल से। और टाइटल का लेंथ क्या होता है? 15 वर्ड बताया था ठीक है, इंडियन के लिए तो। 15 ठीक है, वर्ड्स। 15 वर्ड्स। मानसी, दिस इज न्यू फॉर यू, तो आपको मैं आराम से बताता हूँ। टाइटल से स्टार्ट होगी कोई भी एप्लीकेशन हो, चाहे वो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन हो, चाहे वो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन हो, हर स्पेसिफिकेशन स्टार्ट होती है विद अ टाइटल। ठीक है, और टाइटल की जो लेंथ होती है वो होती है 15 वर्ड्स। यू कैन नोट इट। अच्छा, इसमें वर्ड कैसे काउंट होता है मतलब? वर्ड इन द सेंस, जैसे कैसे समझाऊं मैं तुम्हें, जैसे कंटेंट माई ऑफ नेम इज नीरज स्पेसिफिकेशन, है। कंटेंट ऑफ स्पेसिफिकेशन, तो ये 3 वर्ड्स हो गए। अच्छा, समझ गया। लेटर्स नहीं भाई, वर्ड्स। नहीं नहीं, वर्ड्स मतलब मैं ये कह रहा था ऑफ इज इन हाँ हाँ, सबको वर्ड मानते हैं या सबको नहीं? सबको बिल्कुल। स्पेस के बाद जो भी है वो सब वर्ड है। ठीक है ठीक है। जैसे हमारे एब्स्ट्रैक्ट में टाइटल होता है ना, हाँ उसकी भी तो वर्ड लिमिट होती है हाँ, 300 समथिंग। एब्स्ट्रैक्ट में टाइटल नहीं, एब्स्ट्रैक्ट की वर्ड लिमिट है वो। हाँ, पूरे एब्स्ट्रैक्ट की वर्ड लिमिट तो ज्यादा है। पूरे एब्स्ट्रैक्ट की टाइटल वर्ड की भी लिमिट, तो एक स्पेसिफिक है। वो जो टाइटल है वही जो एब्स्ट्रैक्ट का टाइटल है वही तो पेटेंट का टाइटल होता है, अलग अलग थोड़ी होता है। तो वो 15 वर्ड्स का तो नहीं होता। अरे वो उसकी बात कर रही है जो ये एब्स्ट्रैक्शन करने के बाद जो उसमें टूल में जो अच्छा, लिमिट ओके, होती है ना सॉरी 300 सॉरी वर्ड की। सॉरी सॉरी हाँ, सॉरी सॉरी। 300 एब्स्ट्रैक्शन में होता कैरेक्टर्स। 300 कैरेक्टर्स की वो, मानसी, दैट हाँ वी 300 हैव, करेक्ट। डिजाइंड जिससे कि टाइटल पढ़ के ही लोगों को नोवेल्टी का आइडिया लग जाए। टाइटल में कुछ ऐसा ऐड कर देते हैं ना क्लेम 1 का कंटेंट, जिससे कि हमें आइडिया लग सके। उसकी लिमिट होती है तो 300 इस कैरेक्टर्स। टाइटल की, ये वो हाँ, वाला टाइटल इसकी है, 15 वर्ड्स हो गए। 15 वर्ड्स लिमिट है, जो ओरिजिनल पीडीएफ का टाइटल होता है। ठीक है। उस वाले टाइटल में हम्म, वो भी क्लेम्स भी आते हैं और हाँ टाइटल भी आता है। हाँ, वो तो एक और उसमें क्लैरिवेट सिर्फ ने, टाइटल रहता है वो वाला। वो तो क्लैरिवेट ने अपना एक हाँ प्रोडक्ट उसने बना वो लिया अपना है। उसका अलग सिस्टम है। हाँ वो तो, हम्म। वो कल को चाहे तो उसको 200 वर्ड्स कर दें, 500 वर्ड्स कर दें, कोई रोक लगाने वाला नहीं है। बट दिस रूल इज दोनों को लिंक यूनिवर्सल। करने का कोई मतलब नहीं है, वो हाँ, बिल्कुल अलग चीज है। वो अलग चीज है। कंफर्टेबल एवरीवन? अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है सेक्शन नंबर 10, सब सेक्शन 2 में क्या है कि ड्राइंग्स कैन बी इंक्लूडेड विद द एप्लीकेशन, ईदर प्रोविजनल और कंप्लीट इफ नीडेड और इफ द कंट्रोलर आस्क फॉर देम। देखो क्या बता रहा है यहाँ पे कि आप ड्राइंग्स को ऐड कर सकते हो अपनी या तो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन में या तो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में। ठीक है, बट ड्राइंग ऐड नहीं करोगे तो कोई ऐसी सजा नहीं हो जाएगी, कोई गुनाह नहीं हो जाएगा। ड्राइंग्स आप ऐड भी कर लो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं ऐड करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जनरली आईएन पेटेंट्स में कभी कभी ड्राइंग्स नहीं भी होती है। ठीक है, बट बात समझने वाली यहाँ पे क्या है, जैसे आपने ड्राइंग्स ऐड नहीं की और अगर कंट्रोलर आपसे ड्राइंग्स मांग रहा है तो आपको ड्राइंग्स देनी पड़ेंगी। ठीक है, फिर क्या है कि मानसी, भाई टाइम स्पेसिफिकेशन खत्म होने समझते हो वाला ना? है। हाँ हाँ, अभी है 4 मिनट। स्पेसिफिकेशन समझ आता है ना? बाकी सबने तो ये हाँ, सब सुन रखा स्पेसिफिकेशन। है। स्पेसिफिकेशन मीन्स वही हाँ, पूरी पीडीएफ फाइल। वो ठीक है, पीडीएफ जिससे, हाँ हाँ। हाँ, एक्सट्रैक्शन करते हैं। तो ये हो रहा है यहाँ पे कि जो ड्राइंग होती है वो स्पेसिफिकेशन का पार्ट होती है। ठीक है, जैसे स्पेसिफिकेशन के कौन कौन से पार्ट्स हैं? टाइटल, बैकग्राउंड, समरी, एब्स्ट्रैक्ट, क्लेम्स, डिस्क्रिप्शन, ये सब स्पेसिफिकेशन के पार्ट हैं, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के। तो जो ड्राइंग है वो भी स्पेसिफिकेशन का एक पार्ट होती है या होता है, व्हाटएवर। ठीक है, तो ड्राइंग्स को स्पेसिफिकेशन का पार्ट माना जाता है और ड्राइंग्स देना इज नॉट नेसेसरी। ओके, फिर नेक्स्ट पार्ट में क्या है कि जैसे हमने कोई भी इन्वेंशन किया, जैसे हमने कोई सेंसर बनाया, तो उसका फिजिकल मॉडल अगर कंट्रोलर मांगेगा तो वो मुझे देना पड़ेगा। फिजिकल मॉडल समझ आता है सबको? ठीक है, सैंपल, जैसे उसका लाइव मॉडल दिखाना पड़ेगा, देखो ये सेंसर ऐसे काम कर रहा है पेटेंट ऑफिस को। बट आपको इन दोनों सेक्शंस में 10.2 और 10.3 में डिफरेंस करने की चीज बस ये है
कि ड्राइंग्स स्पेसिफिकेशन का पार्ट होता है, बट जो मॉडल है वो स्पेसिफिकेशन का पार्ट नहीं होता। वो सिर्फ वर्किंग दिखाने के लिए, आपके इन्वेंशन को अच्छे से समझने के लिए पेटेंट ऑफिसर मांग सकता है, बट दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन। इन दोनों सेक्शंस में हमें बस यही समझना था। मॉडल और सैंपल्स शैल नॉट बी डीम्ड टू बी फॉर्म पार्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन, बट ड्राइंग्स आर पार्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन। अगर वो स्पेसिफिकेशन का पार्ट है तो हमें देना चाहिए ना, नेसेसरी क्यों नहीं है देना? ऐसी गाइडलाइंस है, ऐसा इसलिए है बिकॉज कुछ इन्वेंशंस में ड्राइंग्स की जरूरत नहीं होती। ठीक है, जैसे कोई एआई रिलेटेड इन्वेंशन है तो आप उसमें अब आप कंप्यूटर के स्क्रीनशॉट लगा सकते हो, नहीं भी लगा रहे हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर कोई मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक या फिर केमिकल रिलेटेड इन्वेंशन है तो उसमें केमिकल स्ट्रक्चर्स होंगे ड्राइंग में, मैकेनिकल में मैकेनिकल स्ट्रक्चर होगा। तो इस वजह से ड्राइंग पे ये बोला गया है कि it can be given or it cannot be given, but it is a part of a specification. Okay, तो 2 और 3 हो गया, 10-2, 10-3 we have done। फिर 10-4 में क्या है कि every complete specification, ठीक है, जितनी भी complete specification है वो उस इन्वेंशन को fully and particularly describe भी करें। ऐसा नहीं कि आपने कोई इन्वेंशन बनाई, क्लेम में तो आप लीगल लैंग्वेज लिखते हो, आप उसको डिस्क्राइब कहाँ करोगे? ठीक है, आप उसको डिस्क्राइब करोगे डिस्क्रिप्शन वाले पार्ट में। ठीक है, तो आप उसको उसका ऑपरेशन, उसका यूज और उसका मेथड से उसको आप पर्टिकुलरली डिस्क्राइब करोगे और उस इन्वेंशन को परफॉर्म करने का जो बेस्ट मेथड होगा वो भी बताओगे। ऐसा करना क्यों जरूरी है? जिससे आगे कोई यूज कर सके 20 हाँ, साल बाद। 20 साल बाद, बिल्कुल। ठीक है, तो मैंने एक बात बताई थी उस दिन कि डिस्क्रिप्शन में जो कुछ भी लिखा होता है वही आगे जाके क्लेम बनता है। उसमें से ही सर्टेन पोर्शंस को उठाते हैं इन टर्म्स ऑफ लीगल लैंग्वेज, इन टर्म्स ऑफ क्लेम ड्राफ्टिंग, और वही आगे जाके क्लेम्स बनते हैं। तो हमें डिस्क्रिप्शन पार्ट में अपनी पूरी इन्वेंशन को अच्छे से डिस्क्राइब करना है। ठीक है, और आपका जो स्पेसिफिकेशन है वो एंड किससे होगा? एंड होगा विद क्लेम और क्लेम्स डिफाइनिंग द स्कोप ऑफ द इन्वेंशन फॉर विच द प्रोटेक्शन इज क्लेम्ड। ठीक है, तो आपको पेटेंट का जो प्रोटेक्शन मिलता है जब भी कोर्ट्स में या कहीं पे भी पंगा होता है तो जो क्लेम में वर्ड्स लिखे हैं उनको लेके ही पंगा होता है। डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख दो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। डिस्क्रिप्शन में बस वही लिखना है जिस पे बेस्ड हो क्लेम्स। जैसे आपने क्लेम में लिखा कि एक फर्नीचर, एक चेयर है सपोज, और आपने लिख दिया कि चेयर जो है वो फाइबर मटेरियल से बनी हुई है। ठीक है, तो ये जो फाइबर से बनी है ये बात आपको पहले डिस्क्रिप्शन में भी बतानी पड़ेगी कहीं। ऐसा नहीं कि डिस्क्रिप्शन में कहीं बताया नहीं कि चेयर फाइबर से बनी है और डायरेक्ट उठा के क्लेम में लिख दिया। तो पहले ऐसे समझ लो कि 10 पेज का आप डिस्क्रिप्शन लिखते हो, उसमें पूरी डिटेल, पूरा प्रोसीजर समझाते हो, फिर उन 10 पेजों को उठा के एक पेज का क्लेम बनाते हो या 8-10 जितने भी क्लेम्स बनाते हो, उसमें उसके जो लीगल एस्पेक्ट हैं जिनके लिए आपने प्रोटेक्शन क्लेम किया है पेटेंट में, उनको उठा के उसमें से लिख देते हो। ठीक है, तो याद क्या रखने वाली बात है कि क्लेम्स आर ऑलवेज बेस्ड ऑन स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन या फिर आप बोलो क्लेम्स आर ऑलवेज बेस्ड ऑन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, क्लेम्स डिस्क्रिप्शन पे बेस्ड होंगे। तो ये हो गई हमारी स्पेसिफिकेशन की बात। अच्छा, अब स्पेसिफिकेशन के एंड में क्या आएगा? स्पेसिफिकेशन के एंड में आएगा एक एब्स्ट्रैक्ट, जो कि आईएन पेटेंट्स में हम जनरली देखते हैं कि स्पेसिफिकेशंस आर एक्कम्पनीड बाय एन एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का काम क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट का काम होता है जो थर्ड पार्टीज हैं, जो लाइक दूसरे पेटेंट ऑफिसेज हैं, अगर हमें उनको हमारा कोई पेटेंट चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट को देख के एक आइडिया लगा लेते हैं कि इस पेटेंट में क्या है। तो एब्स्ट्रैक्ट में जनरली क्या होगा? उसका टाइटल होगा, उसके फर्स्ट क्लेम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होगी और उसका यूज और एडवांटेज होगा। तो इसलिए एब्स्ट्रैक्ट ऐसे लिखा जाता है, और एब्स्ट्रैक्ट 150 वर्ड्स का होता है। कंट्रोलर आपके एब्स्ट्रैक्ट को अमेंड कर सकता है। अगर आपने एब्स्ट्रैक्ट तमीज से नहीं लिखा है, एब्स्ट्रैक्ट में फालतू की चीजें लिख दी, तो कंट्रोलर उसको अमेंड करेगा जिससे कि जो थर्ड पार्टीज हैं उनको इंफॉर्मेशन अच्छे से मिल सके। ठीक है मानसी, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। यस। ओके,
So this was all about complete specification. So what you need to remember that your invention should describe it fully and particularly, उसका बेस्ट मेथड आपको बताना है और फिर क्लेम से एंड करना है जो कि डिस्क्रिप्शन पे ही बेस्ड होंगे, और एक एब्स्ट्रैक्ट देना है टू प्रोवाइड टेक्निकल इन्फॉर्मेशन ऑफ द इन्वेंशन। एब्स्ट्रैक्ट की वर्ड लिमिट इज 150 वर्ड्स, और याद क्या रखना है कि कंट्रोलर एब्स्ट्रैक्ट को अमेंड कर सकता है। अब हमने एक बुडापेस्ट ट्रीटी पढ़ी थी, याद है सबको? हाँ जी, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाली बुडापेस्ट ट्रीटी। तो बुडापेस्ट ट्रीटी में क्या था कि अगर किसी भी एप्लीकेंट के अंदर इसकी बात हुई है, बायोलॉजिकल मटेरियल की बात हुई है, तो बायोलॉजिकल मटेरियल तो ऑब्वियसली उतने अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर सकते ना ऑन पेपर, तो व्हाट यू विल डू, यू विल हैव टू सबमिट इट्स सैंपल कहाँ पे? डिपॉजिटरी में, इंटरनेशनल डिपॉजिटरी अथॉरिटी, यही थी बुडापेस्ट ट्रीटी। ठीक है, कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड पेटेंट का सैंपल हमें IDA इंटरनेशनल डिपॉजिटरी अथॉरिटी में डिपॉजिट करना पड़ता है। ठीक है, तो डिपॉजिट हमें कब तक करना है? डिपॉजिट हमें कब तक करना है? जैसे फाइलिंग डेट जो होती है ना आपकी, डिपॉजिट ऑफ द मटेरियल शैल बी मेड बिफोर द फाइलिंग डेट इन इंडिया। ठीक है, जो भी आपकी फाइलिंग डेट है उससे पहले पहले। फाइलिंग डेट और प्रायोरिटी डेट में डिफरेंस क्लियर है? हाँ, बताना जरा भाई। प्रायोरिटी डेट वो होगी जिस समय आपने पेटेंट ऑफिस को बताया अपनी इन्वेंशन के बारे में, ठीक है, ओके। और फाइलिंग डेट जब आपको पेटेंट, जब आपने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन दिया है पूरा अपने पेटेंट का, वेरी गुड, इन्वेंशन को। ठीक है, तो प्रायोरिटी डेट और फाइलिंग डेट सेम भी हो सकती है अगर फर्स्ट टाइम में ही कंप्लीट दे दिया। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि जो डिपॉजिट करना है मटेरियल का वो फाइलिंग डेट से पहले पहले करना है। ठीक है, फाइलिंग डेट से पहले पहले करना है, और उसके बारे में जो आपकी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में उसका रेफरेंस भी देना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है मानसी? विद इन द कौन सा पीरियड? प्रिस्क्राइब। तो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड कितना होगा ये कहाँ पता चलेगा हमें? रूल्स में पता चलेगा। रूल्स में, बिल्कुल। ठीक है, ओके। अब देखो फिर क्या बोल रहा है, अब आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी है। ऑल द अवेलेबल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल रिक्वायर्ड टू बी करेक्टली आइडेंटिफाइड। तो ये देना है, इनके नाम याद कर लेना। नेम बताना है, ठीक है, एड्रेस बताना है, किस डिपॉजिटरी इंस्टीट्यूशन में जमा कर रहे हो, डेट और नंबर बताना है डिपॉजिट का। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको अपने स्पेसिफिकेशंस में ऐड कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, access to the material is available in the depository institution only after the date of application for patent in India or if priority is claimed after the date of priority। ठीक है, तो पब्लिक उस मटेरियल को एक्सेस कर सकती है प्रायोरिटी डेट के या डेट ऑफ एप्लीकेशन के बाद में। ठीक है, मतलब जब भी आपका पेटेंट फाइल हो जाएगा उसके बाद आपको फाइल करने से पहले पहले उसको देखना है, जमा करना है, और पब्लिक उसको फाइल करने के बाद चेक कर सकती है। ठीक है, उसके बाद क्या है, हमें यह भी बताना है कि उसका सोर्स एंड ज्योग्राफिकल ओरिजिन क्या है। ठीक है, कि आप उस मटेरियल को कहाँ से लाए हो, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका सोर्स क्या है, किस एरिया से लाए हो, पहाड़ों से लाए हो, राजस्थान से लाए हो, कहाँ से लाए हो। ठीक है, सोर्स। एक क्वेश्चन था मेरा, जैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबमिट करेगा बंदा, उसका सारा एग्जामिन आईडीए करेगा या कोई और? नहीं, आईडीए में सिर्फ और सिर्फ जमा करना है आपको उसको। आईडीए का काम बस इतना है कि वहां पे जाके उसका जो सैंपल है वो आप ले जाके डिपॉजिट कर दो, और वहां पे आपको एक डिपॉजिट नंबर मिल जाएगा, आईडीए का नाम, एड्रेस, वो सारा नंबर और डेट, किस दिन डिपॉजिट किया, ये सारी नोट करके अपने स्पेसिफिकेशंस में ऐड कर दो। अच्छा, ठीक है, एग्जामिन कौन करता है इसे कि ये सही है या नहीं? मतलब वो जब एग्जामिनेशन प्रोसीजर होगा तब ये सब चीजें एग्जामिन होंगी। तब जो एग्जामिनर है वो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्रॉस रेफरेंस लेगा, वहां से आपके जो डॉक्यूमेंट्स में स्पेसिफिकेशन में जो कहानी आपने लिखी है वो, और उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मैच कराएगा। पूरा एग्जामिनेशन प्रोसीजर तब होगा। अभी द फर्स्ट स्टेप इज दैट यू आर ओनली डिपॉजिटिंग इट, और आप सिर्फ अप्लाई कर रहे हो। देखो, पेटेंट के लिए अप्लाई तो कोई भी कर सकता है। आप
कोई भी पेटेंट उठा लो, दुनिया के 10 पेटेंट उठाओ और उन 10 को जोड़ो और उसमें अपने खुद के क्लेम्स बना के जमा कर आओ, पेटेंट ऑफिस आपको मना थोड़ी करेगा। बट असली कहानी कब शुरू होगी अपूर्व? जब उसका एग्जामिनेशन होगा तब आप पकड़े जाओगे, या फिर जब उसका पब्लिकेशन होगा तो लोग अपोज करेंगे कि भाई ये तो कॉपीड है। 18 महीने तक आपने कोई भी एप्लीकेशन पेटेंट ऑफिस को दी है, दुनिया को उसके बारे में पता नहीं चलता। एक्सेस टू द पब्लिक इज अवेलेबल ओनली आफ्टर 18 months। ओके, ठीक है। तो इन द केस ऑफ इंटरनेशनल एप्लीकेशन, पीसीटी को ही इंटरनेशनल एप्लीकेशन बोला जाता है। तो जब भी इंटरनेशनल एप्लीकेशन होगी जो कि इंडिया को डेजिग्नेट कर रही है, तो हमें क्या देना है? कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ही देने हैं, हमें प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन नहीं देने। यही लिखा है कि द टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ड्राइंग, एब्स्ट्रैक्ट एंड क्लेम्स शैल बी टेकन एज द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। इसमें कुछ भी नया नहीं है, वी हैव डिस्कस्ड दिस बिफोर ऑल्सो। ठीक है नीरज, 5th पॉइंट में कुछ नया है? आई होप किसी के लिए भी नया नहीं है ये। ठीक है, ठीक है। यूनिटी ऑफ इन्वेंशन का कॉन्सेप्ट है कि जितने भी क्लेम्स हैं वो सारे के सारे एक सिंगल इन्वेंशन से रिलेट होने चाहिए और या फिर एक सिंगल कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड होने चाहिए। ठीक है, जैसे हम इंडिपेंडेंट क्लेम्स लिखते हैं तो एक मेथड का क्लेम होगा, उसी से रिलेटेड एक सिस्टम का क्लेम होगा। ठीक है, तो और जो क्लेम्स हमें लिखने हैं वो क्लियर एंड सक्सेंट लिखने हैं। क्लियर मीन्स उसमें कोई भी अजीब से वेग वर्ड्स यूज नहीं करने हैं। ठीक है, वेग वर्ड्स क्या है? जैसे अगर आप 2 ऑब्जेक्ट्स का यूज कर रहे हो तो आपको बताना है कि ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड ऑब्जेक्ट है। ऐसे आप नहीं लिख सकते कि फ्यू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, हर चीज एकदम क्लियर वर्ड्स में लिखनी है। और इस लाइन का मतलब आप समझ गए हो? लास्ट वाली लाइन, क्लेम शैल बी फेयरली, ओके है ना ये लाइन? ठीक है, मैटर डिस्क्लोज्ड इन द स्पेसिफिकेशन मींस जो आपने डिस्क्रिप्शन में बताया है क्लेम्स उसी पे बेस्ड होंगे। ठीक है, क्लेम्स में कुछ ऐसा नया नहीं होता, जो भी आपने अपने डिस्क्रिप्शन में लिखा है उसी को उठा के क्लेम बना दिए जाते हैं। अब ये चीज आराम से समझते हैं। ठीक है, फिर हमें क्या देना होता है? एक डिक्लेरेशन टू इन्वेंटरशिप देना होता है। जैसे अभी हमने आगे भी पढ़ा था ना कि अगर आप रियल ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर नहीं हो तो आपको क्या देना पड़ेगा? आपको एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि ये बंदा ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या देना पड़ता है? डिक्लेरेशन टू इन्वेंटरशिप देना पड़ता है। मींस ये डिक्लेरेशन टू इन्वेंटरशिप क्या है? ये एक स्टेटमेंट है जिसमें आप ये बता रहे हो कि हु इज द रियल इन्वेंटर। और ये आपको कब देना है? ये आपको देना, अभी इस रूल्स में पता चलेगा कि आपको कब देना है। ये आपको पहले तो देना है कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के साथ। जिस दिन आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन डिपॉजिट कर रहे हो उसी दिन आपको डिक्लेरेशन टू इन्वेंटरशिप देना है। ठीक है, या फिर विद इन सच पीरियड एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, या फिर रूल्स में प्रिस्क्राइब किया गया है कि आप कब तक दे सकते हो इसको। ठीक है, एक चीज पूछना था मुझे जी, ये बार बार प्रिस्क्राइब्ड एंड रूल्स करके लिखा हुआ आता है, तो अगर मुझे चेक करना हो कि ये चीज रूल्स में कहाँ लिखी हुई है और बुक मेरे पास है, तो मैं सारे रूल्स पढ़ूंगा एक लाइन से और फिर मुझे उसमें से कोई मिलेगा? नहीं, ये यही सेम क्वेश्चन मानसी ने भी पूछा। तो देखो इसमें क्या है कि आप, पहली बात तो ये है, जैसे आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो देखो चैप्टर्स डिसाइडेड हैं। क्या नाम है? नीरज। तो ये हम कौन सा पढ़ रहे हैं? चैप्टर नंबर कौन सा पढ़ रहे हैं भाई? चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर पेटेंट्स। तो इसी के बेसिस पे एक चैप्टर रूल्स में भी होगा। आप जिसके पास भी बुक है वो पेजेस पलटेगा और पेज नंबर 12 पे, पेज नंबर 10 पे लिखा हुआ है चैप्टर 2 एप्लीकेशन फॉर पेटेंट्स। तो ये इसी चैप्टर, रूल्स के चैप्टर 2 में ही उस चैप्टर से रिलेटेड रूल्स आपको मिलेंगे। अच्छा, समझ गई। ठीक है, देखो इस सेक्शन का नाम क्या है? स्पेसिफिकेशन है सेक्शन का नाम। तो स्पेसिफिकेशन के नाम से रूल्स में भी एक सेक्शन होगा 13। कहीं कहीं पे किसी सेक्शन के रूल्स कभी अलग भी दिए रहते हैं, बट जनरली इन 70% केसेस आपको एक साथ ही मिल जाएंगे। और धीरे धीरे जैसे आप 1-2 चैप्टर्स 3 पढ़ते हो फिर आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि यार इसका रूल मुझे कहाँ मिलेगा। ठीक है, फॉर दैट यू डोंट नीड टू वरी, आई विल प्रोवाइड यू एवरीथिंग एक साथ।
फिर सेक्शन नंबर 10(7) क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट टू द फॉरगोइंग प्रोविजंस, ठीक है, क्या बोल रहा है, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। ये तो बहुत बेसिक सी बात है कि कंप्लीट स्पेसिफिकेशन हम फाइल कर सकते हैं प्रोविजनल के बाद, ये पता नहीं इसने लिखा ही क्यों है। और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में क्लेम्स होते हैं, ये बात याद रखनी है कि प्रोविजनल में क्लेम्स नहीं होते, ठीक है। तो अब ये सेक्शन हमने खत्म कर लिया, सेक्शन नंबर 10। नाउ वी विल मूव ऑन टू रूल्स रिलेटेड टू दिस सेक्शन। सबके पास बुक है ना? हाँ मानसी, आई होप समझ में आया है, आपके लिए नया था ये, बाकी सबने तो पढ़ रखा था। समझ आ गया। ठीक है, ओके तो अब इस सेक्शन से रिलेटेड हम रूल्स कवर करेंगे। एक बार ना, ये जो 3-4 चीजें हैं, एक हो गया रूल्स, एक हो गया सेक्शन, एक हो गया शेड्यूल्स, एक हो गया शेड्यूल, एक हो गया फॉर्म। और फॉर्म तो शेड्यूल के अंदर ही है ना कि हाँ, सेकंड शेड्यूल में फॉर्म्स हैं। हाँ, तो ये तीनों ना एक बार क्लियर कर दीजिए कि ये मतलब है क्या, सेक्शंस के अंदर किस टाइप की इंफॉर्मेशन होंगी, शेड्यूल में क्या होगा, रूल्स के अंदर क्या होगा, ये तीनों को ना एक बार दोबारा से बता दीजिए। अच्छा देखो, सेक्शंस के अंदर वो इंफॉर्मेशन होगी विच इज नॉट लाइक, उसको चेंज करना उतना इजी नहीं है, जो कि एकदम स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है। जैसे मैंने ट्रिप्स बताया था स्टार्टिंग में, तो ट्रिप्स ने क्या बोला है, ट्रिप्स ने ये बोल रखा है कि ये रूल्स, जैसे पेटेंट का टर्म 20 साल का होगा, प्रोविजनल के बाद कंप्लीट स्पेसिफिकेशन 12 महीने के अंदर ही देने हैं, ठीक है। और इस टाइप के जितने भी ऐसे रूल्स हैं जो यूनिवर्सल रूल्स हैं, जो कि हर पेटेंट ऑफिस फॉलो करता है। जैसे पेटेंट का जो लाइफ टाइम है वो 20 ईयर्स है, तो दिस लाइफ टाइम इज यूनिवर्सल। ऐसा नहीं है कि यूएस में पेटेंट का लाइफ टाइम 50 साल है। इंडिया के अपने रूल्स हैं, बहुत सारे रूल्स डिफरेंट हैं, बट दीज आर द रूल्स विच आर कॉमन एवरीवेयर। तो जो ऐसे रूल्स हैं जो कि यूनिवर्सल टाइप के रूल्स हैं, जिनमें कोई एक्सटेंशन नहीं मिलता, जिनमें कोई टाइम का आगे पीछे नहीं कर सकते, वो सारी चीजें आपको मिलती हैं कहाँ, एक्ट के अंदर, which cannot be changed easily, which are very specific। बट रूल्स के अंदर क्या है कि उस एक्ट को सपोर्ट करने के लिए कुछ रूल्स बनाए कि लाइक ये चीज का टाइमलाइन 6 महीने है, बट इसको मैं चेंज भी कर सकता हूं। जैसे पेटेंट एग्जामिनेशन की टाइमलाइन कितनी है, कोई बताएगा? एग्जामिनेशन कब तक कराना होता है हमें? विद इन 31 months। 31 मंथ्स। 31 months। 31 मंथ्स। तो ये 31 मंथ्स जो है नीरज, दिस यू विल गेट इन द रूल्स। बट अभी ये जो 31 मंथ्स का टाइम है, 2024 में चेंजेस हुए हैं। ये 2024 से पहले 48 मंथ्स था, ठीक है। तो ये रूल्स को अमेंड करना इजी है। रूल्स कंट्री स्पेसिफिक होते हैं, बट एक्ट इज नॉट कंट्री स्पेसिफिक, ठीक है। एक्ट में कुछ चीजें ऐसी होती हैं बिल्कुल जो कि वर्ल्ड वाइड एप्लीकेबल हैं। तो एक्ट और रूल्स इसलिए अलग बनाए गए कि कोई कंट्री अगर चाहती है कि मैं अपनी कंट्री में इनोवेशन को फास्ट करूं, तो उसने क्या किया, एग्जामिनेशन को जल्दी कर दिया। क्योंकि 48 महीने में एग्जामिनेशन होता था, तो आपने एक पेटेंट आज फाइल किया तो उसको ग्रांट होने में 5 साल लग जाते थे। 48वें महीने में तो एग्जामिनेशन हो रहा है, सोचो 4 साल तो एग्जामिनेशन में ही वेस्ट हो गए। तो उन्होंने उसको 31 मंथ्स कर लिया। हो सकता है कल को उसको वो 20 मंथ्स कर दें। समझ गए? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्ट एंड रूल्स। अब हमें पढ़ाई कैसे करनी है? हमें पढ़ाई ऐसे करनी है कि हर एक्ट से रिलेटेड रूल्स नहीं है। जैसे सेक्शन 2 और 3 बहुत बेसिक से सेक्शन है, तो उनसे रिलेटेड कोई रूल्स नहीं बनाए गए, क्योंकि उनमें डेफिनेशन की बात की गई, उसमें ये बताया गया कि कौन कौन से इन्वेंशंस नॉट पेटेंटेबल हैं। बट रूल्स कब बनाए गए? जैसे उन्होंने बोला कि एग्जामिनेशन इतने दिन में करवाना है, तो भाई कितने दिन में करवाना है ये बात रूल में लिख देते हैं, क्योंकि कल को हमें ये रूल चेंज भी करना पड़ सकता है एग्जामिनेशन जल्दी कराने के लिए। तो एक्ट को चेंज करना उतना आसान नहीं है, इसलिए रूल में लिख देते हैं। कल को चेंज करना होगा तो हम 1 महीने में चेंज कर लेंगे इसको। अच्छा, बिकॉज टू चेंज द एक्ट वी हैव टू डू व्हाट? टू पास इट इन द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट।
but to change the rules you need not to do that much formalities. और जो शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल्स में क्या है, शेड्यूल्स में लाइक एक्ट और रूल्स के रिगार्डिंग कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि उसको सपोर्ट करती है कि इस प्रोसीजर को करने में कितनी फीस लगेगी, तो ये शेड्यूल में लिख दी। इस प्रोसीजर को करने में, जैसे सरकारी ऑफिस में, किसी भी बैंक में आप जाते हो तो कोई भी काम कराने के लिए आपको क्या भरना पड़ता है? सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर चेंज करवाना तो एक फॉर्म भरना पड़ता है। सिमिलरली पेटेंट ऑफिस भी एक सरकारी ऑफिस है, यहाँ पे भी आप कोई भी काम कराने जाओगे तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। तो वो सारे जो फॉर्म्स हैं वो उन्होंने शेड्यूल में डाल दिए कि आपको ये काम करवाना है, आपको पेटेंट एप्लीकेशन ग्रांट करवानी है, आपको फॉर्म 1 भरना पड़ेगा। समझ आ रही बात? और कितने शेड्यूल हैं टोटल? टोटल 5 शेड्यूल्स हैं, जिसमें से अभी आपने कौन कौन से शेड्यूल्स पढ़े? सिर्फ और सिर्फ, मतलब पढ़े तो नहीं, फर्स्ट शेड्यूल में फी के बारे में है, सेकंड शेड्यूल में फीस वाला, सेकंड वाला लिस्ट ऑफ फॉर्म्स, और थर्ड है फॉर्म ऑफ पेटेंट, थर्ड है फॉर्म ऑफ पेटेंट, और फोर्थ और फिफ्थ अभी आपको समझ नहीं आएंगे, दैट इज वाई उसको मैंने छोड़ रखा है। हो गया क्लियर। आई होप औरों के मन में भी ये डाउट होगा और क्लियर हो गया होगा। इसमें हर चैप्टर के हिसाब से रूल्स है ना, जैसे हम अभी चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं, इसमें रूल 10 से लेके 16 तक कवर होंगे और सेक्शन 6 से लेके 11 तक। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। चैप्टर 3 में ऐसे ही करना है, बिल्कुल सही बोला। चैप्टर 3 में एप्लीकेशन फॉर पेटेंट, तो उससे स्पेसिफिक एक रूल्स में चैप्टर दे दिया, एप्लीकेशन फॉर पेटेंट। हाँ, मैंने ऐसे डिवाइड कर लिया तो आसानी हो रही है समझने में। फिर जैसे चैप्टर 3 में इतने सेक्शन है और इसके 16 तक रूल है। अब आगे जो आएगा उसमें 16 के बाद रूल स्टार्ट होंगे 17 से। हाँ, 17 से वो पीसीटी से रिलेटेड रूल्स हैं, जो अभी मैं पीसीटी पढ़ा रहा था ना, उससे रिलेटेड पूरे रूल्स, ये रूल 17 से 23 तक है। ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, चैप्टर 4। तो चैप्टर 4 के रूल्स चैप्टर 4 में है, पब्लिकेशन एंड एग्जामिनेशन। और सेक्शन उसका 12 से स्टार्ट होगा। सेक्शन उसका 12 से स्टार्ट और 11A से स्टार्ट हो रहा है, 12 से नहीं, 11A से। अच्छा, ठीक है। 6 to 11 के बाद 11A है, फिर उसके बाद उसके रूल्स हैं। तो डोंट वरी, इन द नोट्स यू विल गेट एवरीथिंग कंबाइंड। ये मैं एफर्ट कर रहा हूँ अपने एंड पे, जिससे कि ऐसे बार बार देखना ना पड़े आपको। जो भी नोट्स दूंगा उसमें सेक्शन नंबर विद रूल नंबर विद फॉर्म नंबर, अगर कोई फॉर्म है तो। ओके, आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं कहाँ पे था? हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे रूल्स रिलेटेड टू व्हाट? चैप्टर नंबर सेक्शन नंबर 10। तो सेक्शन 10 के रूल्स पढ़ने के लिए आपको ओपन करना पड़ेगा पेज नंबर कोई बताएगा कौन सा पेज नंबर? पेज नंबर 91। ठीक है, ओपन कर लिया सबने पेज नंबर 91 में। ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन, प्रूफ ऑफ राइट देने के लिए हमें कितना टाइम चाहिए? 6 months फ्रॉम विच डेट? फ्रॉम द फाइलिंग डेट। ठीक है, और अगर इंटरनेशनल एप्लीकेशन है, पीसीटी एप्लीकेशन है, तो वो 6 months कब से काउंट होंगे? पीसीटी फाइलिंग डेट से। और कोई इंडिया में फाइल हुआ है? हाँ जी, जिस दिन वो इंडिया में फाइल हो गया, नहीं, इंडिया की प्रायोरिटी डेट, जिस दिन इंडिया में उसने नेशनल फेस फाइल किया, उस दिन से 6 महीने। क्योंकि पीसीटी से तो 6 महीने नहीं ले सकते ना, पीसीटी तो 12वें महीने में ही फाइल कर दी थी, वहां से 6 महीने कैसे लोगे? 12 से 30 महीने के बीच में तो आप बाकी कार्यक्रम करवाते रहे, ISR, IPEA, SISA, ये सब करवाते रहे। फिर 30 महीने के बाद जब इंडिया में लौट के आए, वापस इंडिया में फाइल करना था जब मुझे, तो जिस दिन मैंने इंडिया में फाइल किया उस दिन से 6 months एक्चुअल फाइलिंग डेट। क्योंकि इंडिया की जो फाइलिंग डेट होती है उसको पीसीटी की फाइलिंग डेट माना जाता है, अभी हमने ये बात पढ़ी। तो इसीलिए इसमें लिखा है कि जो इंडिया में जिस दिन एक्चुअली फाइल किया उस डेट से 6 months के अंदर यू हैव टू गिव प्रूफ ऑफ राइट। और ये भी याद रखना है कि साथ में भी दे सकते हो, ऐसा नहीं कि 6 महीने का टाइम लेना ही लेना है।
जिस दिन आप फॉर्म 1 फाइल कर रहे हो उसके साथ में ही आप दे दो प्रूफ ऑफ राइट, बट 6 महीने का आपको एक्सटेंशन मिलता है। ओके एक बार मैं देखता हूँ अगर रूल्स भी मेरे पास पड़े हो तो मैं एक बार स्क्रीन पे भी ओपन करता हूँ। सबने बुक में ओपन कर लिया है ना, मुझे स्क्रीन पे शो करने की जरूरत नहीं है ना? हाँ खोल लिया पेज नंबर 91। ठीक है, उसके बाद पेज नंबर 92 पे रूल नंबर 13 स्पेसिफिकेशन की बात हो रही है। यही तो अभी हमने पढ़ा है सेक्शन 10 में, कंटेंट्स ऑफ स्पेसिफिकेशन। तो every specification means that particular PDF which you are talking about। तो वो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन की पीडीएफ होती है। वैसे ही एक प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन की भी पीडीएफ होगी जिसमें क्लेम्स नहीं होंगे, ठीक है, आधी अधूरी वो कंटेंट होगा। तो कोई भी स्पेसिफिकेशन आपको देनी है, कौन कौन सी 2 स्पेसिफिकेशन आप फाइल कर सकते हो इंडिया में? कंप्लीट और प्रोविजनल। कंप्लीट और प्रोविजनल। तो कंप्लीट और प्रोविजनल फाइल करने के लिए आपको कौन से फॉर्म की जरूरत पड़ेगी? फॉर्म 2, फॉर्म नंबर फॉर्म 2। 2। ठीक है, आप फॉर्म 2 देख सकते हैं ऑन पेज नंबर 152। ये फॉर्म्स भी बनाने होते हैं क्या एग्जाम्स में? हाँ भाई, जो ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन है ना वो यही है, फॉर्म 2 ही है। अच्छा, मेरे को बस 1 मिनट इसमें दो। पूरा फॉर्म बजाना होता है? पूरा का पूरा जो आप आईएन पेटेंट की पीडीएफ आ रही है वही पूरी पीडीएफ आपको 30 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ऐसा समझ लो। ओ, यार गैप हो जाने से ना चीजें थोड़ी तो इधर उधर हो जाती हैं मुझे लगता है। बिल्कुल हो जाती है, ट्रिप्स भूल गए थे। एक सेकंड बस मुझे देना। पेटेंट सर्च, पब्लिश्ड, ग्रांटेड, व्हीकल 0 QLW RBA 41P। Okay, just give me 1 more minute। C50R12। View documents। ओके स्क्रीन दिख रही है? नहीं अभी नहीं। अभी ओके। हाँ अब देख। देखो ये मैंने पेटेंट इंडियन पेटेंट ऑफिस की वेबसाइट से एक पेटेंट उठाया है, मतलब जिसके लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं। तो मैं दिखाता हूं तुम्हें। ओके देखो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ये पेटेंट है ये, ठीक है, एनआईटी पटना का पेटेंट है। टाइटल है सिस्टम एंड मेथड फॉर इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, व्हाटएवर, ठीक है। उसके बाद सारी डिटेल्स है इसकी। ये पब्लिकेशन डेट है, ये एफईआर की डेट है, ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है, ये रिप्लाई टू एफईआर किया है इसने, सारा कुछ डिटेल आपको मिल जाएगा। फिर इसमें आप जाओगे व्यू डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म पे, ठीक है। अब देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें क्लेम्स, ड्राइंग्स, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। ये रहा आपका कंप्लीट स्पेसिफिकेशन गाइस, दिख रहा है?
यही यही पीडीएफ आती है आईएन में, इसी से बनाते हो एब्स्ट्रैक्ट, एग्जैक्ट यही होती है। ये रहे क्लेम्स, हाँ ये एंड में रहा एब्स्ट्रैक्ट। मानसी आप भी रिलेट कर पा रहे होगे, आपका बस लाइक फार्मा बायो होगा, ठीक है। तो देखो ये है आपका फॉर्म नंबर 2, हेडिंग क्या पड़ी है ऊपर, फॉर्म 2, फॉर्म 2 हो गया। अब देखो, अब एक बार बुक में देखो पेज नंबर 152, यही फॉर्मेट है सेम। द पेटेंट एक्ट 1970, यही लिखना है आपको एग्जाम में, जो 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा। और बस जैसे इसमें यहाँ पे 2 डब्बे बना दिए, प्रोविजनल और कंप्लीट। अगर आप प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल कर रहे हो तो प्रोविजनल वाला लिखो, कंप्लीट फाइल कर रहे हो तो कंप्लीट वाला लिखो। फिर उसके बाद क्या लिखना है, नेम, नेशनैलिटी, एड्रेस और ये प्रियम्बल। तो वही है, देखो नेम, नेशनैलिटी, एड्रेस और फिर ये कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के अंदर की लाइन की द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन रिलेट्स टू दिस इन्वेंशन, और ये फलाना ढिमकाना, ठीक है। बस उसके बाद ये सब डिस्क्रिप्शन स्टार्ट हो गया। 4th नंबर पे क्या लिखा है, डिस्क्रिप्शन। तो ये सारा जो पार्ट है, टेक्निकल बैकग्राउंड, टेक्निकल फील्ड, ऑब्जेक्ट ऑफ द इन्वेंशन, ये अपने ऊपर होता है। कुछ लोग ऑब्जेक्ट्स लिखते हैं, कुछ लोग एडवांटेजेस लिखते हैं, कुछ लोग समरी लिखते हैं। तो दिस ऑल कम्स अंडर डिस्क्रिप्शन। देखो पूरे इन्वेंशन को ढंग से डिस्क्राइब कर रखा है, ठीक है। ड्राइंग का डिस्क्रिप्शन, एवरीथिंग इज देयर, ये हो गया डिटेल डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो इस सब कहानी में जो कुछ भी लिखा है ये पूरा डिस्क्रिप्शन का पार्ट है, ठीक है। और इसी पे बेस्ड जाके क्या बन गए फिर यहाँ पे, ये क्लेम्स। तो देखो इसमें पेज नंबर 152 में 5th पॉइंट पे क्या लिखा है, क्लेम्स, और ब्रैकेट में क्या लिखा है, नॉट एप्लीकेबल फॉर प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन। तो क्लेम्स प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन में नहीं होंगे। और एक लाइन क्या लिखी है, क्लेम्स शुड स्टार्ट विद द प्रियम्बल आई वी ऑन सेपरेट पेज। अगर आपने अपने एग्जामिनेशन पेपर में क्लेम्स को एक सेपरेट पेज पे स्टार्ट नहीं किया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। देखो अलग पेज पे ही क्लेम्स स्टार्ट होते हैं हमेशा, ठीक है। उसके बाद एट द एंड क्या होगा, एट द एंड क्या होगा क्लेम्स के आखिरी में, डेट एंड सिग्नेचर ऑफ अ पेटेंट एजेंट। एब्स्ट्रैक्ट तो होगा बिल्कुल। देखो 6th पॉइंट में क्या लिखा है, डेट एंड सिग्नेचर टू बी गिवन एट द लास्ट पेज। किसके डेट एंड सिग्नेचर होंगे, एक रजिस्टर्ड पेटेंट एजेंट के, उसके पेटेंट एजेंट नंबर के साथ में, ठीक है। और लास्ट पेज पे क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट होगा, जो कि आपको सेपरेट पेज में देना है ये। और एब्स्ट्रैक्ट के आगे भी एब्स्ट्रैक्ट को टाइटल से ही स्टार्ट करना है। रिलेट हो रहा है? यही है फॉर्म 2 जो इसने रूल में लिख दिया। क्या लिखा रूल में, राकेश क्या लिखा रूल में, रूल नंबर 13 में क्या लिखा, पहले रूल में पेज नंबर 92, रूल नंबर 13, फर्स्ट पॉइंट, Every specification, whether provisional or complete, shall be made in Form 2. ठीक है। तो ये जो पूरी पीडीएफ फाइल है ये पूरा फॉर्म 2 ही है। ये जो पूरा स्पेसिफिकेशन है इसी को फॉर्म 2 बोला जाता है। यहाँ पहले पेज से उठा के और लास्ट के एब्स्ट्रैक्ट तक, दिस इज फॉर्म 2। तो अगर अमेंडेड क्लेम्स हैं, हाँ हाँ, वो भी जैसे हमने क्लेम लिखे वैसे लिखेंगे? समझ नहीं पाया मानसी, जैसे अमेंडेड क्लेम्स हैं, अमेंडेड क्लेम्स का सेक्शन अगर आता है मतलब अच्छा हमारे डॉक्यूमेंट में, अमेंडेड, अमेंडेड वाले क्लेम। ओके गॉट इट, अमेंडेड क्लेम्स बोल रहे हो आप। देखो इंडियन में अमेंडेड का सेक्शन के लिए आपको अलग से फिर फाइल करना पड़ता है, दोबारा अमेंडमेंट दोबारा करवाना पड़ता है। यूएस में तो जनरली होता है, जीबी में भी होता है कि उसी फाइल में हाँ नॉर्मल पहले होगा फिर उसी को अमेंड कर देंगे। बट इंडिया में अमेंड कराने का प्रोसीजर एकदम अलग है, आपको सेपरेट फाइल्स देनी पड़ती हैं अमेंड करवाने के लिए। एक रिक्वेस्ट था, ये जो आपने कंप्लीट स्पेसिफिकेशन वाला पेज खोला था, ये डाउनलोड हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, कर लो डाउनलोड। अच्छा, क्योंकि हम लोग आयन नहीं, मतलब मैं नहीं करता हूँ आयन। अच्छा, तो ओके, तो यू कैन डाउनलोड इट, मैं देख लूंगा कि ओके। आई विल टेल यू हाउ टू नेविगेट दिस साइट, ठीक है। एक बस गूगल पे डालना इंडियन पेटेंट सर्च, उसमें दो डेट डाल देना और एक कीवर्ड डाल देना, व्हीकल, या अगर ड्रग से रिलेटेड देखना है तो किसी ड्रग का नाम डाल देना और उससे रिलेटेड सारे पेटेंट्स आपको मिल जाएंगे। देखो अब मैंने सिर्फ सर्च में व्हीकल डाला था और व्हीकल से रिलेटेड इतने सारे रिजल्ट्स मिले हैं मुझे, पेटेंट नंबर मिला है और मैंने ग्रांटेड पेटेंट्स डाले थे। तो ये सारे
आपको रिजल्ट्स मिल गए। ऐसे ही हर पेटेंट ऑफिस की साइट पे आप जाओगे, उनके आपको पेटेंट्स मिल जाते हैं, और वही पेटेंट्स जो पब्लिश्ड वाले हैं या ग्रांटेड वाले हैं वो हमारे पास आ जाते हैं, और हम उन्हीं के एब्स्ट्रैक्ट बनाने लगते हैं। ठीक है, तो फॉर्म 2 समझ में आया कि फॉर्म 2 क्या है? ओके, और यही हमारा क्वेश्चन होता है 30 मार्क्स का। दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ 30 मार्क्स। यस, देखो ये पेपर 2 का क्वेश्चन हो ना? ये देखो, हाँ सब कुछ देख लो यार तुम लोग। मैंने पेपर 2 भेज दिया है ग्रुप में, एक बार खोलो, दिखाता हूँ कहाँ पे है ये 30 नंबर का क्वेश्चन। जैसे मानसी इज फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड अदर देन इंजीनियरिंग, तो 4 टाइप के बैकग्राउंड्स होते हैं उनके पास। केमिस्ट्री से रिलेटेड भी होगा, बायो से रिलेटेड भी होगा, फार्मा बायो से रिलेटेड भी होगा, और इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी होगा। उन 4 में से जो आपके फील्ड का है आप उसको करना स्टार्ट कर दो। पेपर 2 सबने खोल लिया, और इसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। ओके, यू हैव टू गो टू पेज नंबर 7। पेज नंबर 7 देखो एक बार, पार्ट D2, पेज नंबर 7 ऑफ 12, पार्ट D2 मिल गया सबको? कोई पढ़ेगा क्वेश्चन? क्वेश्चन रीड करो एक लोग। Part D2 contains 4 questions. The candidate is required to answer only one in case, ठीक है? उसके बाद a client meet you and provide technical information regarding his her invention. Draft a complete specification in accordance with the provisions of the Patent Act 1970 and Patent Rules 2003। ठीक है, पूरा दोनों को एक साथ ही बोलते हैं। ठीक है, 2003, हाँ, with at least 2 independent claims। ठीक है, 1 for product and 1 for process। ये बात समझ आ रही है? एक मेथड का बनाना है, एक सिस्टम का बनाना है, एक सिस्टम का बनाना है। ठीक है, और 4 डिपेंडेंट क्लेम्स होने चाहिए। डिपेंडेंट क्लेम्स, at least 2 dependent claims for each category। While drafting the complete application, specify an appropriate title, abstract, summary of the invention, description explaining its details, claims defining its protectable aspect, drawings or figure, and table for visual representation। ठीक है, तो ये आपका 30 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसमें हर फील्ड का है। देखो ये प्रॉब्लम 12A, ये कोई अल्जाइमर डिजीज से रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद वी नीड टू चूज कि कौन सा हमारे फील्ड का है। यू नीड टू चूज आउट ऑफ दीज 4, और एक ही करना चाहिए, एक ही करना है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे 12A में आपके फील्ड का कौन सा है मानसी? ये अल्जाइमर डिजीज? हाँ, मैं फार्माकेम से हूँ। हाँ, ओके, ठीक है। तो 12B लाइक पेस्ट कंट्रोल से रिलेटेड है। इंजीनियरिंग वाला जो है वो 12C है, ट्रैफिक कंजेशन वाला। ठीक है, तो जब आप रियल लाइफ में भी ड्राफ्टिंग होती है ना जो ऑफिसेज में, वो ऐसे ही एक इन्वेंटर है, वो आपको ऐसे प्रॉब्लम बताएगा, सोल्यूशन बताएगा, अपने प्रोडक्ट के फीचर्स बताएगा, तो यही सब दिया रहता है, एडवांटेजेस बताएगा, और उसके बाद आपको पूरा का पूरा ये फॉर्म 2 डिजाइन करना है, विच इज ऑफ 30 मार्क्स। ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा ले लेता है ये, 8 से 10 पेज खा जाता है, तो इसीलिए बोलते हैं पेपर 2 बहुत लेंदी होता है। ठीक है, ऑब्वियसली इसमें बहुत बड़ी बड़ी समरीज लिखनी है, आपको आधे आधे पेज का लिखना है ऑब्वियसली। इसे ही ड्राफ्टिंग बोलेंगे ना? इसे ही ड्राफ्टिंग बोलते हैं। ये पूरा प्रोसीजर जो फॉर्म 2 बनाने का है, ये पूरी जो पीडीएफ बनाने का प्रोसीजर है, दिस इज ड्राफ्टिंग। ये जो ब्लॉक बनाना, स्क्रीन दिख रही है, ऐसे डब्बा बना के फॉर्म 2 लिखना, द पेटेंट एक्ट 1970 लिखना, ये पूरा आपको पूरा ऐसे डब्बा बना के आना है वहां पे एग्जाम में। इसमें बस यही क्वेश्चन करना होगा पूरे, या ये कितने मार्क्स का होता है? ये क्वेश्चन अपूर्व, दिस इज ओनली फॉर 30 मार्क्स, बाकी 70 मार्क्स अलग है, वो आई विल टेल यू कि ड्राफ्टिंग का क्वेश्चन एक आएगा। एक क्वेश्चन ड्राफ्टिंग का आएगा 30 नंबर का।
अच्छा ठीक अब है। आपको समझना है कि टाइटल क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट में क्या लिखना है, क्लेम में क्या लिखना है, मेथड में क्या लिखना है, वो सब मैं सिखा दूंगा कि कैसे चूज करते हैं। अगर वैसे अगर मानसी देखा जाए तो ये एक तरीके से ओपन बुक एग्जाम नहीं हो गया, सारा का सारा कंटेंट तो उन्होंने दे ही दिया है, बस आपको उठा के उस कंटेंट को अलग अलग सेक्शंस में अरेंज करना है। नहीं, कंटेंट कहाँ दिया? डिस्क्रिप्शन तो हम खुद ही नहीं बनाएंगे। नहीं नहीं, ये जैसे 12A 12B 12C में पूरा कंटेंट ही तो हाँ दिया है, हाँ। जो प्रॉब्लम अच्छा, लिखी की है, फीचर्स दे दिए, प्रॉब्लम सॉल्यूशन दे दिया। प्रॉब्लम सोल्यूशन दे दिया, फीचर्स दे दिए, स्ट्रेटजी दे दी, बेनिफिट्स हाँ, दे बस दिए, अब उसे अरेंज करना है बस अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग जो टू भी। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म। तो कुछ हमें हम्म। याद नहीं करना, इसी में से कुछ उठा के हाँ हाँ। बैकग्राउंड का पार्ट हो जाएगा, इसी में से कुछ उठा के समरी हम्म। का पार्ट हो जाएगा, इसी में से कुछ क्लेम का पार्ट हो जाएगा। यही हमें सीखना है कि हाउ डू वी ड्राफ्ट क्लेम्स। अच्छा, ये तो हम कर लेंगे। व्हाट अबाउट ड्राइंग सेक्शन? देखो फिगर ड्राइंग वाला सेक्शन नहीं देखो होता जो, ड्राइंग वो सेक्शन वाला? में क्या है कि जैसे मैं एक इंजीनियरिंग पेटेंट का एग्जांपल देता हूँ। ड्राइंग्स में क्या है हाँ हाँ। कि जैसे ये ट्रैफिक कंजेशन वाला जो है, इसमें इन्होंने क्या बताया कि फीचर्स में क्या क्या बता दिया कि इनके पास एक लाइक टोल सिस्टम है, या ये मैंने तो ये वाला किया था, हेडलाइट वाला किया था, मैं बताता हूँ। तो इसमें हेडलाइट में कौन इन्होंने सा क्या है क्या बता दी, हेडलाइट? 12D, व्हीकल डी। एंटी ग्लेयर हेडलाइट्स। ठीक है, तो अगर आप हम्म। फार्मा के हो, अगर आपको लग रहा है कि यार इंजीनियरिंग वाला ज्यादा इजी, तो आप वो भी ऑप्ट कर सकते हो। हम्म। ठीक है, तो जैसे इसमें इन्होंने बता दिया कि की फीचर्स क्या क्या हैं, कि रियल टाइम डिटेक्शन सिस्टम है, एक एलईडी है। तो आप ड्राइंग्स कैसे बनाओगे? इसके लिए ड्राइंग्स बनाओगे, एक डब्बा बना दो, उसमें बता दो ये प्रोसेसर है, ये एलईडी है, ये डिटेक्शन सिस्टम है, और ये एक कोई दूसरा सिस्टम, एक ब्लॉक डायग्राम बना दो, बस हो गया, ड्राइंग खत्म। मेथड में जो आप स्टेप लिख रहे हो, जैसे परफॉर्मिंग दिस, रीडिंग दिस, अटैचिंग दिस, तो वो स्टेप सारी एक फ्लो डायग्राम के फॉर्म में मेथड में बना दो। बट ध्यान रखने वाली अच्छा। बात क्या है कि ड्राइंग्स हम्म। आपको पहले बनानी पड़ेंगी, फर्स्ट पेज पे? फर्स्ट मतलब पेज पे नहीं। फर्स्ट के बाद? हाँ, लाइक ड्राइंग्स आपको पहले, मतलब पेज जगह छोड़ दो, वो मैं सिखा दूंगा कि हाउ टू अप्रोच अ ड्राफ्टिंग क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि ओके। आपको ड्राइंग्स आईएन में ये भी होता है ना, कि जैसे ये है, दिस इज योर क्लेम। देखो आईएन्स में अभी हम इसी रूल्स में समझते हैं। ये जैसे सिस्टम लिखा, तो सिस्टम के आगे ब्रैकेट में 102 भी लिखना है कि सिस्टम का पार्ट लिस्ट क्या है। ये आईएन पेटेंट्स की हम्म। रिक्वायरमेंट है, बट यूएस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमें पहले ड्राइंग बनानी पड़ेगी, और ड्राइंग में एक डब्बे के अंदर लिख देंगे कि सिस्टम 102 है। तो जब हम क्लेम्स लिखेंगे तो सिस्टम ब्रैकेट 102, मेमोरी ब्रैकेट 106, प्रोसेसर ब्रैकेट 104। ठीक है, ये तो हो गया सिस्टम और डिवाइस टाइप हम्म की हम्म बात। हम्म 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 अगर मैं, हम्म मेरा कोई पेटेंट किसी मेडिसिन पे है सपोज, हम्म और वो हम्म मेडिसिन मैंने किसी माउस पे, किसी हम्म, माइस पे टेस्ट की है, हाँ हाँ तो हाँ, बहुत बार ऐसा होता है, हम हम्म, फिगर सेक्शन हम्म, में ना वो हम्म, माइस दिखाते हैं, अच्छा, तो उस पे इम्पैक्ट दिखाते हैं। अच्छा, तो उसका जवाब ये है हम्म। कि जैसे अभी इस बार भी मैं ये जो क्वेश्चंस करके आया हूँ, इसमें ड्राइंग्स हम्म। बनाना कोई नेसेसरी नहीं है, क्योंकि अभी हमने सेक्शन अच्छा। 10 में पढ़ा कि ड्राइंग्स अगर कंट्रोलर मांगता है तभी देनी है। अगर अगर आपको लग रहा है तो ड्राइंग्स आप मत दो, आप सिस्टम में भी ड्राइंग्स मत बनाओ, इसमें कोई मार्क्स नहीं कटेंगे आपके। अगर आपको लग रहा हाँ, है कि यू कैन क्योंकि इजिली मेक ड्राइंग्स, देन हम्म, ओनली यू डू, अदरवाइज डोंट डू। मतलब मुझे नेसेसरी नहीं है कि मैं हाँ, ड्राइंग बनाऊं। ड्राइंग बनाओ, और इस पे कोई मार्क्स नहीं कटते ड्राइंग पे। 95% ऑफ द लोग ड्राइंग्स नहीं बना के आते हैं। हाँ, क्योंकि हम्म जनरली मेरे फील्ड के पेटेंट्स में क्या हम्म होता है, हम्म, क्रोमेटोग्राफी पीक होगी, ओके वो दे रखी होगी, किस ओके पे कितना सिग्नल अप्रोच हुआ। ओके, और अगर हमने किसी हम्म एनिमल पे टेस्टिंग की है, हम्म, तो उसकी फिगर दे रखी होती है बहुत टाइम, कि उस पे ओके। हमने ये ड्रग टेस्ट की तो उससे क्या इफेक्ट मिला। तो तो वो वो जो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ना कि पॉसिबल हम वहाँ नहीं है, माउस बनाएं। बिल्कुल। हम्म। तो वो जो फिगर होती है मानसी, क्या वो स्केचिंग होती है या वो फोटोग्राफ होती है? अब फोटोग्राफ होती है। फोटोग्राफ होती है, दिस वाज माय हाँ। पॉइंट। तो आपको बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इससे रिलेटेड रूल है एक। हम्म। तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंडियन पेटेंट ऑफिस क्या बोलता है कि जो ड्राइंग्स हमें बनानी है उसमें कोई स्केचिंग वगैरह नहीं करनी है। इधर यू चूज वन फोटोग्राफ, और आप ब्लॉक डायग्राम बना दो, या फिर आप नॉर्मल फ्लो डायग्राम बना दो। तो यू तो डोंट नीड टू फोटोग्राफ का भी ऑप्शन होगा? फोटोग्राफ, फोटोग्राफ इन द सेंस आप स्क्रीनशॉट लगा दो उसका। ये पेन पेपर एग्जाम है ना? नहीं नहीं, समझी नहीं, इसमें नहीं बनाना है।
मैं कह रहा हूँ इन हाँ रियल। वो मैं समझ गई, हाँ इन रियल में समझ गई। वैसे हाँ ये पेन पेपर एग्जाम है हाँ, ना, ये वाला हमें पेन सब पेपर रिटर्न। सब कुछ सेकंड ठीक है, पेपर पूरा आपको थ्योरी पेपर है पूरा। हाँ सब्जेक्टिव है, पूरा पूरा लिख के सब्जेक्टिव है, आना। पूरा लिख के आना है। 100 नंबर की पूरी कॉपी भरनी है 40 हम्म। पेज की। ठीक है। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि फॉर्म 2 क्या है, प्रोविजनल और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन क्या है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड में क्या है, सेकंड और लाइक 2A और 3। देखो सबको डिविजनल एप्लीकेशन के बारे में पता है। डिविजनल क्या होती है? एक ही पेटेंट में दो हम्म इन्वेंशन हो तो हम्म उनको डिवाइड कर दो। उनको डिवाइड कर दो। ठीक है, सिमिलरली हाँ, एक पेटेंट ऑफ एडिशन होता है। अगर हमें अपने पेटेंट में कुछ नया ऐड करना है तो हम ऐड कर सकते हैं, बस उसका टर्म ऐड सेम कर रहता है। दो। ठीक है, ये बात सबको पता है। तो अब इसमें ये बोल रहा है स्पेसिफिकेशन के रूल 2 में ये बोल रहा है कि जब भी कोई स्पेसिफिकेशन अगर डिविजनल एप्लीकेशन की स्पेसिफिकेशन है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ओरिजिनल एप्लीकेशन का नंबर है उसका आपको इसमें एक रेफरेंस देना पड़ेगा जिससे वो डिवाइड हुई है। जैसे एक एप्लीकेशन थी उसमें 2 थे, उसको डिवाइड करके दो पार्ट बना दिए, तो जो पहला पार्ट है उसका नंबर आपको देना पड़ेगा इसमें। सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद हाँ, कोई कुछ बोल रहा है? हेलो, ओके। उसके बाद क्या है कि जो डिविजनल एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, वो एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। यार मुझे अपनी आवाज रिपीट हो रही है, तुम लोग को मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आ ठीक है रही है ठीक भाई। है, ओके। तो रूल नंबर 13 2A में क्या है, पेज नंबर 93 पे, कि अगर एक पेटेंट एप्लीकेशन है तो जरूरी नहीं है कि उसकी एक ही डिविजनल एप्लीकेशन हो, एक से ज्यादा डिविजनल भी हो सकते हैं। और जैसे एक से दो बना लिए, फिर वो दूसरी डिवाइड हो गई, फिर उस जो सेकंड पार्ट है उससे भी एक और डिविजनल निकल सकती है। ठीक है, तो इस पे कोई लिमिट नहीं है डिविजनल एप्लीकेशन पे। सिमिलरली थर्ड रूल में ये लिखा है कि अगर पेटेंट ऑफ एडिशन है, पेटेंट ऑफ एडिशन मीन्स जब हम कुछ नया ऐड करते हैं और मॉडिफाई करते हैं, तो उस केस में भी जिस पेटेंट में हम ऐड कर रहे हैं उसका रेफरेंस नंबर हमें अपने पेटेंट ऑफ एडिशन में देना पड़ेगा। ठीक है, दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स। अच्छा, अब पेज नंबर 93 पे रूल नंबर 4 की बात हो रही है, तो रूल नंबर 4 पढ़ेगा कोई? Where the invention requires explanation through drawings, हम्म such drawings shall be prepared in accordance with the provisions of Rule 15 and shall be supplied with and referred to in detail in the specification, including the claims where the features illustrated in the drawings shall be followed by their respective reference signs इन द in पैरेंथेसिस। parentheses. ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो ड्राइंग्स आपको बनानी है वो बनानी है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 15। तो रूल नंबर 15 कहाँ है? पेज नंबर 94 पे। तो पेज नंबर 94 पे रूल नंबर 15 है। तो ड्राइंग्स का पहला रूल क्या है कि ड्राइंग्स व्हेन फर्निश्ड अंडर सेक्शन 10 शेल accompany द स्पेसिफिकेशन टू विच दे रिलेट। इस बात का मतलब क्या हुआ कि जो भी ड्राइंग, ऑब्वियसली बहुत बेसिक सी बात लिख दी इन्होंने कि हम जो भी ड्राइंग्स बनाएंगे वो स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड ही होनी चाहिए। अगर हमारा पेटेंट जिस भी टॉपिक से रिलेटेड है उसी की ड्राइंग देनी, यानी किसी और की भी ड्राइंग दे दो। ठीक है, बहुत बेसिक सी बात है। उसके बाद मानसी, पेज नंबर 95 पे सेकंड रूल क्या है? No drawings or हम्म sketch हम्म which would require a spatial illustration of the specification हम्म shall appear in the specification itself. इटसेल्फ, ये वही बता रहा है कि कोई स्केचिंग वगैरह करके हमें ड्राइंग्स नहीं बनानी होती। हम्म। सिंपल वी कैन मेक ब्लॉक डायग्राम्स और फ्लो डायग्राम्स और स्नैपशॉट्स। ठीक है, उसके बाद क्या है कि एटलीस्ट वन कॉपी ऑफ द ड्राइंग शैल बी प्रिपेयर्ड नीटली एंड क्लियरली ऑन अ ड्यूरेबल पेपर शीट। ठीक है, बहुत बेसिक सी बात है। उसके बाद ड्राइंग्स बनानी है A4 साइज की शीट पे विद अ क्लियर मार्जिन ऑफ 4 सेंटीमीटर ऑन द टॉप, टॉप में 4 और लेफ्ट में 4 और बॉटम और राइट में 3 3 सेंटीमीटर का
क्या होगा, मार्जिन होगा। ठीक है, फिर बोल रहा है ड्राइंग एक सफिशिएंटली लार्ज स्केल पे होनी चाहिए, ये नहीं बड़ा सा पेज है और तुमने कोने में एक छोटी सी ड्राइंग बना दी, ठीक है, जिससे वो क्लियरली विजिबल हो। उसके बाद रूल नंबर 6 में क्या है, उसके लिए मैं आपको ड्राइंग्स खोल कर दिखाता हूँ। ये अभी स्क्रीन दिख रही है ना, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट वाली। देखो एक पेटेंट के फाइल और ग्रांट होने में कितने सारे डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, ठीक है, तो ये सब तुम लोग सीख जाओगे। देखो ये ड्राइंग्स का पीडीएफ है, ठीक है। तो देखो रूल नंबर 6 में क्या लिखा है, इन द लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर द नेम ऑफ द एप्लीकेंट। दिख रहा है, एप्लीकेंट नेम दिख रहा है, लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर में एप्लीकेंट का नेम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। इन द राइट हैंड टॉप कॉर्नर में क्या है, राइट हैंड टॉप कॉर्नर में क्या है, द नंबर ऑफ द शीट्स ऑफ ड्राइंग एंड द कंसेक्यूटिव नंबर ऑफ ईच शीट। जैसे पेज 1 ऑफ 4 और टोटल 4 पेजेस हैं, ठीक है। और राइट हैंड बॉटम कॉर्नर में क्या है, राइट हैंड बॉटम कॉर्नर में क्या है, देखो इन द राइट हैंड बॉटम कॉर्नर द सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट और हिज एजेंट, पेटेंट एजेंट या एप्लीकेंट के सिग्नेचर और उसका नंबर वगैरह। तो ये ड्राइंग्स का रूल है जो सबको फॉलो करना है, ठीक है। ये एप्लीकेशन नंबर क्या है? एप्लीकेशन नंबर कहाँ पे मानसी, पेटेंट नंबर, लेफ्ट हैंड, पेटेंट नंबर, अच्छा ठीक है। तो ये सब याद रखना कि लेफ्ट हैंड में क्या है, राइट में क्या है, बॉटम में क्या है। इस पे एमसीक्यू आए हुए हैं। लेफ्ट हैंड में एप्लीकेशन नंबर, राइट में ये पेजेस और नीचे पेटेंट एजेंट और उसका नंबर। फिर क्या बोल रहा है, नो डिस्क्रिप्टिव मैटर शैल अपीयर ऑन द ड्राइंग्स एक्सेप्ट इन द फ्लो डायग्राम्स। मींस डिस्क्रिप्टिव मैटर का मतलब क्या है कि इसके अंदर कुछ भी आपको ये नहीं लिखना है कि ये स्टेप ऐसा है, ये वैसा है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपको ब्लॉक डायग्राम बनाना है और जो कहानी लिखनी है आपको वो इसके अंदर लिखनी है। फ्लो डायग्राम्स में आप डिस्क्रिप्टिव मैटर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल ड्राइंग से रिलेटेड रूल्स थे और ड्राइंग्स आपको एक अलग शीट में जमा करनी पड़ती है। तो पूरा ऑनलाइन प्रोसीजर है, ऑफलाइन आपको एक ड्यूरेबल पेपर A4 साइज की शीट में ये सारा ड्राइंग्स अलग से देना पड़ता है, ठीक है। अब आ जाओ वापस से रूल नंबर 13 पे। रूल नंबर 13 4 तक पढ़ दिया था इसने, राकेश ने। और इसमें एक बात ये भी लिखी हुई है कि पैरेंथेसिस में जो भी ड्राइंग है उसका मुझे नंबर लिखना है। जैसे सिस्टम इज 102 तो सिस्टम 102 आपको पैरेंथेसिस में लिखना है। जैसे एब्स्ट्रैक्ट, और यही चीज आपको एब्स्ट्रैक्ट में भी रिपीट करनी है। एब्स्ट्रैक्ट में भी जब आप सिस्टम लिखोगे तो उसके आगे उसकी पार्ट लिस्ट लिखेंगे, ठीक है। अब देखो फिर बैक टू पेज नंबर 93 एंड रूल नंबर 5। तो इस 4 में क्या बता दिया कि ड्राइंग से रिलेटेड सारे रूल मुझे रूल नंबर 15 में मिलेंगे, हमने कवर कर लिए। फिर दिस इज रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 में क्या बोल रहा है कि इररिलेवेंट मैटर जो भी होगा वो कंट्रोलर हटा सकता है। टाइटल, डिस्क्रिप्शन और क्लेम्स और ड्राइंग से कंट्रोलर के पास इतनी परमिशन है कि वो कोई भी इररिलेवेंट मैटर को रिमूव कर सकता है, ठीक है। गॉट इट। उसके बाद टाइटल इररिलेवेंट मैटर में कैसे आ गया? नहीं मतलब वो ये बोल रहा है कि टाइटल में अगर कुछ भी इररिलेवेंट लिख दिया है अच्छा, तुमने तो ओके। उसको वो हटा सकता है। उसके पास इतनी पावर है कि वो हटा सकता है। अच्छा, इन सेक्शन से जो इररिलेवेंट मैटर है हाँ, वो हटा सकता है। आपके पेटेंट से रिलेटेड ही चीजें उसमें होनी चाहिए, फालतू की चीजें अगर उसमें है तो वो हटा देगा, ओके। फिर डिक्लेरेशन ऑफ इन्वेंटरशिप अभी हमने पढ़ा। तो डिक्लेरेशन ऑफ इन्वेंटरशिप किस लिए होता है नीरज? हाँ जी, हाँ जी। डिक्लेरेशन ऑफ इन्वेंटरशिप का क्या काम है? एनीवन? जो ट्रू इन्वेंटर नहीं है, ट्रू इन्वेंटर को, हाँ, ठीक ट्रू है। इन्वेंटर का नाम बिल्कुल। अगर किसी और ने अप्लाई किया है तो ट्रू इन्वेंटर के बारे में बताने के लिए होता है डिक्लेरेशन ऑफ इन्वेंटरशिप। तो डिक्लेरेशन ऑफ इन्वेंटरशिप हमें कब फाइल करना है? डिक्लेरेशन ऑफ इन्वेंटरशिप हमें फाइल करना है, क्या हो गया, ओके। तो डिक्लेरेशन ऑफ इन्वेंटरशिप हमें फाइल करनी है कब तक? अभी हमने देखा था ना कि प्रिस्क्राइब्ड मैनर। तो डिक्लेरेशन ऑफ इन्वेंटरशिप फाइल करने के लिए आपके पास होता है विच इज अकम्पनीड बाय, ठीक है। तो आपको फाइल करनी है कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के साथ में ही। जिस दिन आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल कर रहे हैं उसके साथ ही आपको डिक्लेरेशन ऑफ इन्वेंटरशिप फाइल करना है। डिक्लेरेशन ऑफ इन्वेंटरशिप आप कैसे फाइल करेंगे? डिक्लेरेशन ऑफ इन्वेंटरशिप आप फाइल करेंगे बाय यूजिंग फॉर्म नंबर
5, फॉर्म नंबर 5 आपको मिलेगा पेज नंबर 154 पे। और मैं आपको लाइव दिखाता हूं कि डिक्लेरेशन ऑफ इन्वेंटरशिप कैसा दिखता है इसमें कि नहीं है भाई। डिक्लेरेशन ऑफ इन्वेंटरशिप ये रहा, देखो ये है डिक्लेरेशन ऑफ इन्वेंटरशिप फॉर्म नंबर 5। ठीक है, क्या बता रहा है, पेटेंट रूल्स फलाना ढिमकाना, डिक्लेरेशन ऑफ इन्वेंटरशिप, नेम ऑफ द एप्लीकेंट का नाम बताएगा और क्या लिख रहा है, आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट द ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ द इन्वेंशन डेटेड आर, ये सारे ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर हैं, इनके नाम लिख दिए, इनका नेशनैलिटी, इनका एड्रेस फलाना ढिमकाना सब लिख दिया, बस खत्म, डिक्लेरेशन ऑफ इन्वेंटरशिप खत्म। ये फॉर्म्स भी बनाने होंगे क्या? नहीं ब्रो, सिर्फ और सिर्फ फॉर्म 2। ये तो बस याद करना होगा ना कि फॉर्म 5 किस लिए यूज होता है। फॉर्म 5 किस लिए यूज होता है, और व्हेन यू विल प्रैक्टिस लाइव तो आपको ये सारे प्रोसीजर खुद से करने पड़ेंगे जब आप पेटेंट एजेंट बन जाओगे। देखो हर फॉर्म के नीचे किसका साइन है, खुराना एंड खुराना करके कंपनी है ना, जानते होगे तुम लोग। उसका तरुण खुराना बहुत सीनियर हैं, ये पेटेंट नंबर 1325, ही इज अ पेटेंट एजेंट एंड ही हैज ऑथराइज। तो जितने भी पेटेंट से रिलेटेड काम है कौन कर रहा है, पेटेंट एजेंट। आप बन जाओगे तो आप भी करोगे, ठीक है। किसी अकेले ग्राहक को पकड़ लोगे तो यू कैन चार्ज अकॉर्डिंगली, ठीक है। और इफ यू वर्क फॉर सम कंपनी दे विल चार्ज, ठीक है। तो समझ आ गया डिक्लेरेशन ऑफ इन्वेंटरशिप। ऐसे लाइव देख के मुझे लग रहा है ज्यादा इजी हो रहा होगा। हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है। तो बस क्या याद रखोगे, डिक्लेरेशन ऑफ इन्वेंटरशिप फॉर्म नंबर 5 कब देना है, आपको देना है कब कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के साथ, बट 1 मंथ का टाइम आप एक्सटेंड करवा सकते हो बाय यूजिंग फॉर्म 4। दिस इज ओनली फॉर मानसी। अगर हमें कोई भी एक्सटेंशन चाहिए होता है, जैसे ये काम मुझे 10 दिन में करना है, बट अगर इफ आई नीड सम एक्सटेंशन, तो किसी भी टाइप के एक्सटेंशन जो भी इसमें अलाउड है उसके लिए हम यूज करते हैं फॉर्म नंबर 4। ओके, ठीक है। तो फॉर्म 4 की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन ऑफ टाइम, कि यार मेरे को ये काम कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के साथ करना था बट मेरे को एक्सटेंशन चाहिए। बट एक्सटेंशन ये नहीं कि हर काम के लिए एक्सटेंशन मिल जाएगा, उन्हीं कामों के लिए जो रूल्स में मेंशन्ड है। तो आपको क्या याद रखना है, डिक्लेरेशन ऑफ इन्वेंटरशिप इज डन बाय यूजिंग फॉर्म नंबर 5 एंड यू कैन रिक्वेस्ट, आपको रिक्वेस्ट करनी, आपका राइट नहीं है एक्सटेंशन लेना, आपको कंट्रोलर को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी बाय यूजिंग फॉर्म 4, अगर वो अलाउ करेगा। अगर आपका रीजन जेन्युइन, रीजन भी देना पड़ता है एक्सटेंशन ऑफ टाइम के लिए, प्रॉपर रीजन बताना पड़ता है कि क्यों देर हुई। तो अगर कंट्रोलर अलाउ करेगा तो आप फॉर्म नंबर 4 फाइल करोगे और आपको 1 मंथ का एक्सटेंशन मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, एक्सटेंशन सिर्फ 1 मंथ का ही मिलेगा इस फॉर्म से? इस फॉर्म में सिर्फ 1 मंथ का एक्सटेंशन है एंड दिस इज रिटन ऑन पेज नंबर 93 रूल नंबर 6, ठीक है। तो हाइलाइटर पेन पेंसिल लेके रखो, जहां पे भी लिखा है एट एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन के फाइल करने के 1 मंथ के अंदर अंदर आप डिक्लेरेशन ऑफ इन्वेंटरशिप आपको देना है। कब, एज द कंट्रोलर में अलाउ, वर्ड को अच्छे से समझो, ये नहीं कि 1 महीने के अंदर अंदर। देखो यहाँ पे क्या कंफ्यूजन होगा, आप ये सोचोगे कि डिक्लेरेशन ऑफ इन्वेंटरशिप तो मैं 1 महीने के अंदर अंदर दे सकता हूँ, नहीं, आपको देना साथ ही में है। 1 महीना एक्सटेंड कराने के लिए फॉर्म 4 भरना पड़ेगा। कई केसेस ऐसे होते हैं जिनमें 6 मंथ्स के अंदर अंदर देना है, तो कोई वहां पे फॉर्म 4 भर के 6 महीने का एक्सटेंड नहीं करा रहे हो, बट यहाँ पे 1 महीने के एक्सटेंशन के लिए फॉर्म 4 लगेगा ही लगेगा, ठीक है। और वही बात, अगर अब देखो पीसीटी मैंने इसीलिए पहले पढ़ा दी, हर चीज में पीसीटी घुसाते हैं ये तो इंडियन फाइलिंग की बात होगी। अब अगर कोई पीसीटी से फाइल कर रहा है और उसको डिक्लेरेशन ऑफ इन्वेंटरशिप करना है, तो उसके लिए टाइमलाइंस क्या है कि जब भी वो इंडिया में फाइल करेगा, जब भी नेशनल फेज में इंडिया में फाइल करेगा, उस एक्चुअल डेट से 1 महीना, ठीक है। समझ आ रहा है, ये एक्सप्लेनेशन क्लॉज में लिखा है 6 के। क्लियर है ना सबको? हाँ जी, ठीक है। तो यार आज की क्लास बस इतनी रखते हैं, हमने कर लिया सेक्शन नंबर 6 तक। मुझे लगता है ये मैंने पहले भी करवाया था, बट क्योंकि गैप हो गया था तो मुझे रिवाइज कराना ज़रूरी था। कल हम रूल नंबर 7 से पढ़ेंगे और आगे का कहानी देखते हैं क्या है, सेक्शन 8 भी पढ़ेंगे हम।
ठीक है, तो ठीक है, रिवाइज कर लेना गाइस, कोई प्रॉब्लम हो ओके, तो यू कैन आस्क मी। बाय एवरीवन। ओके, बाय बाय, ठीक है। Bye. Bye.